Hello everyone, this is Dr. Sheetal Bajaj. Today we are going to study one of the most prominent writers of English literature, so-called Samuel Beckett. So without wasting any time, let us move. Samuel Beckett was an Irish novelist, playwright and poet. और एक बात इनकी ये भी है कि इन्होंने नोबेल प्राइज़ विनर रह चुके हैं इन 1969 में। तो सैमुअल बेकेट के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ही वॉज अ पार्ट ऑफ द लिटरेरी मूवमेंट कॉल्ड मॉडर्निज्म। मॉडर्न मूवमेंट को इन्होंने फॉलो किया था, उसमें चेंज लेकर आना चाहते थे, राइटिंग्स में न्यू टाइप ऑफ राइटिंग्स करना चाहते थे, न्यू टाइप ऑफ आर्ट, ड्रामा, पेंटिंग तो एट्सेट्रा। इनका इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि इन्होंने ट्रेडिशनल चीज़ों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया और इन्होंने बिल्कुल ही अपना काम जो है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया है। तो हिज फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल वॉज मर्फी। हिज अनपब्लिश्ड नॉवल ड्रीम ऑफ फेयर टू मिडलिंग वुमेन, जो कि इनके मरने के बाद ये नॉवल जो है वो पब्लिश हुआ था। तो इनके बारे में मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ कि इनका जो पेन नेम है वो एंड्रयू बैलिस है, सैमुअल बेकेट का। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, क्योंकि अब हम सैमुअल बेकेट की अगर हम प्ले को पढ़ना चाहते हैं तो हमें उससे पहले इन टर्म्स को समझना ज़रूरी है कि थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है क्या। ये एक टर्म है जिसको कॉइन किया था मार्टिन एस्लिन ने, जो एल्बर्ट कैमा की बुक से उठाया था उन्होंने, और जिनको हम फादर ऑफ एब्सर्डिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड है क्या। एब्सर्ड मीन्स नॉनसेंस, रिडिकुलस, इलॉजिकल, मीन्स कि इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलता। मीन्स कहने का मतलब ये है कि थिएटर ऑफ द एब्सर्ड मीन्स इट एम्फसाइजेस द एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस थ्रू मीनिंगलेस डायलॉग, purposeless situations, lack of logic development and mindless repetition of lines and action। कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो हमारी है, हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं, मीन्स कहने का मतलब है कि वो व्यर्थ है, बेकार है, मीनिंगलेस है, लॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है उसके अंदर। तो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में यही दिखाया गया है कि जो कंसेप्ट है ड्रामा का, या जो क्रोनोलॉजिकल पार्ट है, या लैंग्वेज है, जो थीम है, वो बिल्कुल ही इसमें नहीं होता है। In a nutshell, we can say that कि theatre of the absurd means irrational and meaningless totally। नेक्स्ट टर्म जो है आपकी एग्जिस्टेंशियलिज्म है। अब एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है, ये आपकी जो है वो 20th सेंचुरी फ़िलॉसफी है, एक फ़िलोसफिकल मूवमेंट है जहाँ पर हम सोचते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है। क्योंकि जो ये एक है अस्तित्व, क्योंकि एक अस्तित्ववाद है एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो हम यहाँ पर ये सोचते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्या ढूंढ रहे हैं वहाँ पर, जहाँ पर ये संसार है, ये संसार क्या है, जहाँ पर हमें ये पता ही नहीं है कि ये दुनिया, इस दुनिया में हम जिसको आसानी से समझना जो है बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य की जो ज़िंदगी है वो किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि हम लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं ज़िंदगी की धारा में, और इस जाल में हमें क्या मिला, दर्द मिला, अकेलापन मिला। क्योंकि दुनिया क्या है, एक हेल है, जहाँ पे हमारी जो लाइफ है वो क्या हो चुकी है, वो बंजर हो चुकी है। तो हम यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है, जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो सब कुछ ख़त्म हो चुकी हैं और वो ख़त्म हो जानी है। फिर भी हम इस ज़िंदगी को जो है जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, ज़िंदगी का क्या मतलब है, जब हमें मालूम ही है कि ज़िंदगी है और एट द लास्ट इसको ख़त्म होना है, तो मीन्स कि ये शून्य हो जानी है, तो फिर भी हम इसको जी रहे हैं, क्या मोटिव है इसका। तो इसी को जो है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म कहा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं सैमुअल बेकेट के मेजर वर्क्स को। कुछ इसके प्लेज इंपॉर्टेंट हैं और कुछ इनके नॉवेल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लेज में हम देखेंगे वेटिंग फॉर गोदोट, एंड गेम, क्रैब्स लास्ट डे, हैप्पी डेज। नॉवेल्स में ड्रीम ऑफ फेयर टू मिडलिंग वीमेन, मर्फी, वॉट, मेलॉय, मेलोनेडाइज, द अननेमेबल, द होम मेक, आर हाउ इट इज़। तो चलिए हम शुरू करते हैं वेटिंग फॉर गोदोट। वेटिंग फॉर गोदोट जो ये प्ले है आपका, सबसे पहले ये फ्रेंच में लिखा गया था और उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में सैमुअल बेकेट के द्वारा ही। और ये जो प्ले है आपका, है ना, वेटिंग फॉर गोदोट, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि इसको 2 एक्ट में डिवाइड किया गया है। इसका सबटाइटल है अ ट्रैजिक कॉमेडी इन 2 एक्ट्स।
और इसमें मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि ये जो प्ले है वो किसको डील करता है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड को। क्योंकि ये जो प्ले है आपका, इसमें कोई प्लॉट नहीं है, कैरेक्टर्स सही नहीं है, डायलॉग नहीं है, अच्छा सेटिंग नहीं है, कुछ भी ट्रेडिशनल जो है वो फॉर्म में नहीं है। प्ले जो है वो आपका अनकन्वेंशनल है क्योंकि इसमें ड्रामेटिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और ये प्ले जो है सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का है, क्योंकि ये प्ले एक ओपन एंडिंग प्ले है, और ओपन एंडिंग प्ले में हमारे बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगी क्योंकि इस प्ले में जो है वो मीनिंगलेस डायलॉग हैं, एक्टिविटी हैं, तो ऑडियंस भी जो है वो एक बार ये सोचती है कि हम यहाँ पर किस लिए हैं, यानी कि इन सब चीज़ों का कोई सेंस नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में जो हम कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ क्या हो जाना है, ख़त्म ही हो जाना है एक दिन। तो हम इस प्ले में देखेंगे कि यहाँ पे आप ये देखोगे कि जो कैरेक्टर हैं उसका भी स्पेसिफिक ओरिजिन नहीं पता होता है कि कहाँ से आए हैं, कौन है, क्यों, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। मतलब आप ये समझ लो कि लैक ऑफ इलैबोरेशन है। प्ले जो है आप देखोगे कि अनआइडेंटिफाइड रोड है, वहाँ पर खड़े हुए हैं कैरेक्टर्स हैं, उनका कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया है, कौन है, कहाँ से आए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस प्ले को। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके जो कैरेक्टर्स हैं, फर्स्ट कैरेक्टर व्लादिमीर है जिसका दूसरा नाम दीदी है, एस्ट्रोगन है जिसका नाम गोगो है, नेक्स्ट वन इज़ लकी, पोजो, अ मैसेंजर बॉय एंड गोदो। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि गोदो जो है वो आपका कभी भी प्ले में जो है वो अपीयर ही नहीं होता है, तो सिर्फ ये कैरेक्टर है जिसका यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेटिंग फॉर गोदो। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्ले को। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आप ये देखो कि जो प्ले है शुरू होता है, ये अनआइडेंटिफाइड रोड है, हमें नहीं पता कि ये कौन सी रोड है। और यहाँ पे एस्ट्रेगन और व्लादिमीर जो हैं वो खड़े हुए हैं, और एस्ट्रेगन जो है अपने शूज़ को निकाल रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब वो शूज़ को निकाल रहा है तो व्लादिमीर कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो कहता है कि मैं तो कुछ नहीं, बस एक टाइम पास करना है। तो टाइम पास करने के लिए वो कहते हैं कि तुम बताओ कि जो बाइबल की कहानी कभी पढ़ी है तुमने, उसमें दो चोरों की कहानी है। तो एस्ट्रेगन कहता है कि मुझे पूरी तरीके से याद तो नहीं है, बट मैंने होली मैप जो कलर है उसको देखा है, वो थोड़ा सा याद है मुझे। तो फिर व्लादिमीर कहता है कि दो जो चोर थे उनको जो है सूली पर चढ़ा दिया गया था, उनको कमिट किया गया था कि ताकि उनको मार दिया जाए। तो जिसमें से ये सुनने में आया था कि एक थीफ तो जो था वो बच गया था और दूसरा जो है वो मर गया था। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें क्या चल रही हैं, इलॉजिकल चल रही हैं, कुछ तो है नहीं यहाँ पे। लेकिन आप ये देखोगे एक चीज़ यहाँ पे कि ये एक लिटिल मूवमेंट है। लिटिल मूवमेंट मीन्स यहाँ पर क्या है कि एक ही जगह पर खड़े होके प्ले जो है वो पूरी तरीके से दिखाया जा रहा है, यानी कि मूवमेंट जो है वो बहुत ही कम होती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि ये लोग अपना बातचीत कर रहे होते हैं। तो व्लादिमीर कहता है कि हमें जो है यहाँ पे गोदो का वेट करना है, बट एस्ट्रेगन कहता है कि अरे यार यहाँ पर तो हम बहुत बोर हो चुके हैं, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो व्लादिमीर कहते हैं कि नहीं नहीं, हमने यहीं पर वेट करना है और हमने यहाँ से कहीं नहीं जाना है। तो इतना बोल के एस्ट्रेगन कहता है कि मैं सो जाता हूँ। तो व्लादिमीर कहता है कि तुम तो सो गई हो भाई, मुझे तो बहुत अकेलापन सा महसूस हो रहा है, तो तुम उठो और तुम मुझसे बातें करो। तो कहते हैं कि हम लोग अब क्या करें यहाँ पर। तो फिर वो बस बेतुकी बातें, फालतू की हरकतें करते हैं, इसमें कोई सेंस तो होती नहीं है। तो कहते हैं कि चलो हम लोग क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। तो आपस में जब ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं तो आप देखो कि यहाँ पे सिचुएशन जो है वो कितनी ह्यूमरस हो चुकी है। तो जो है अब वो कहते हैं कि सबसे पहले चलो देखते हैं सुसाइड कौन करेगा। तो एट द लास्ट जब दोनों की डिस्कशन चल रही होती है तो उसमें व्लादिमीर कहता है कि छोड़ो, हम ये सारी बातें छोड़ते हैं और हम यहाँ पर बैठ के सिर्फ क्या करते हैं, गोदो का वेट करते हैं। तो ये जो है गोदो का वेट कर रहे होते हैं। तो तभी वहाँ से जो है लकी और पोजो दोनों कैरेक्टर वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो लकी और पोजो हैं, जो पोजो है वो उसका मालिक है और लकी के गले में जो है वो रस्सी बंधी हुई है, ये उसका स्लेव है। तो पोजो ये अपने आप को दिखाता है कि मैं बड़ा लोकल लैंडलॉर्ड हूँ, प्राउड और पॉम्पस दिखाता है वो बहुत ज़्यादा। तो उसके गले में जो रस्सी बांधी हुई है उसके साथ जानवरों की तरह व्यवहार करता है।
और कहता है कि तुम जाओ मेरे लिए ना खाना वगैरह लेकर आओ, और उसको पिग भी बुलाता है। तो फिर वो उसके लिए खाना लेकर आता है, वहाँ पे लगाता है, और जो हड्डियाँ बच जाती हैं तो एस्ट्रेगन कहता है कि चल तुम मुझे दे देना, वो उसको दे देता है उसको हड्डियाँ वगैरह, तो वो खा लेता है। तो व्लादिमीर वहाँ पे सोचता है कि लकी जो है वो स्लेव क्यों बना हुआ है। उसको बड़ा गुस्सा आता है कि जो है इसको बना कर रखा हुआ है। तो पोज़ो कहता है कि ये सारा उसको कहता है कि ये सारा सामान क्यों उठा के रखा हुआ है। व्लादिमीर पोज़ो को कहता है ये तो मुझे ना रिस्पेक्ट देता है इसलिए करता है, तो ये नीचे नहीं रख सकता है। तो कहता नहीं, ये अपना इंप्रेशन मुझ पर जमाना चाहता है, इस वजह से ये किसी भी सामान को नीचे नहीं रखेगा। तो ये सारी बातें करते हुए जो है वो लकी और पोज़ो जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। तो अब क्या होता है कि जब लकी और पोज़ो वहाँ से चले जाते हैं, और वहाँ पर थोड़ी देर में जो है एक गोदो का मैसेंजर बॉय जो है वो आता है, और वो कहता है कि गोदो जो है वो यहाँ पे आने वाला नहीं है, तो वो गोदो जो है वो कल आएगा। तो ये कहकर वो लड़का जाने वाला होता है। तो व्लादिमीर उससे पूछता है कि क्या गोदो हमें जानता है। तो वो कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है। तो फिर वो कह के ये वहाँ से चला जाता है। तो आप देखो कि ये सारी चीज़ें जो हैं इरेशनल हैं, कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है कि यहाँ पर कौन क्यों किसके लिए है यहाँ पर। फिर उसी दौरान क्या होता है कि व्लादिमीर जो है गाना गाने लग जाता है, और एस्ट्रेगन जो है वो सुनाता है कि अरे रात को तो मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि मार पड़ी है। तो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो एस्ट्रेगन जो है वो भूल जाता है, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे कुछ लोग भूल रहे हैं, किसी को कुछ नहीं याद है। तो एस्ट्रेगन कहता है कि मुझे तो कुछ याद नहीं है कि हम लोग यहाँ पर क्यों हैं यहाँ पे, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो अरे व्लादिमीर कहता है कि नहीं, हम यहाँ पर गोदो का वेट कर रहे हैं, और हमने यहाँ से गोदो से मिले बिना हमने नहीं जाना है। तो एस्ट्रेगन यहाँ पे बातें करके जो है वो चला जाता है वहाँ से थोड़ी टाइम के लिए। तो फिर जब वो वापस आ रहा होता है तो अरे कहता है कि देखो लकी और पोज़ो जो है वो वापस आ रहे हैं, तो उनके बारे में बातचीत करता है। तो एस्ट्रेगन कहता है कि मुझे तो याद ही नहीं है कि हम इनसे जो है वो पहले भी मिल चुके हैं। तो व्लादिमीर कहता है कि उसको वो सपना सुना रहा होता है। एस्ट्रेगन कहता है तो मेरा सपना सुनो। तो व्लादिमीर कहता है कि मुझे तुम्हारे सपना सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम छोड़ो ये सारी बातें अब यहाँ पर। तो जब लकी और पोज़ो आ रहे होते हैं, तो जो पोज़ो होता है वो अब यहाँ पर ब्लाइंड हो चुका होता है। तो पोज़ो के गले में रस्सी होती है, और लकी जो है वो उसको हैंडल कर रहा होता है। तो पोज़ो चलते चलते लकी के ऊपर गिर जाता है, पोज़ो के ऊपर व्लादिमीर गिर जाता है, और व्लादिमीर के ऊपर एस्ट्रेगन गिर जाता है। तो वो थोड़े समय के लिए वहीं पे सारे गिरे पड़े होते हैं। तो एस्ट्रेगन कहता है कि चलो हम तो उठ सकते हैं, हम उठ जाते हैं यहाँ पे। तो वो उठते हैं, धीरे धीरे करके सबको उठाते हैं। तो अब कहते हैं कि हमें यहाँ से कहाँ जाना चाहिए। तो व्लादिमीर कहता है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हमें तो गोदो का ही वेट करना है। तो वहाँ पे उसको पूछते हैं पोज़ो को कि भाई तुम जो है वो अंधे कैसे हो गए, तुम तो पहले ब्लाइंड नहीं थे। तो पोज़ो उनको टाइम पूछता है कि टाइम क्या हो रहा है। तो कहता है कि अंधे को क्या पता कि टाइम क्या हो रहा है, कब हुआ था मैं और कब नहीं हुआ। तो इसलिए अब तो मैं ब्लाइंड हो चुका हूँ, मुझे टाइम का ध्यान ही नहीं है, क्योंकि ना तो मुझे पता था, क्योंकि जब मैं अंधा हुआ था। तो एस्ट्रेगन कहता है कि सुबह का टाइम है, और व्लादिमीर कहता है कि शाम का टाइम है। तो देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन चल रही है सारी कि सुबह है कि शाम है। अब ये सारी डिस्कशन चल रही होती है। तो जब लकी और पोज़ो पहले आए होते हैं, तो उनकी जो लकी की टोपी जो है वो वहाँ पर गिरी पड़ी होती है। तो लकी वहाँ पे जब इंटरटेन कर रहा होता है, इनको डांस कर रहा होता है इनके सामने, तो वो टोपी जो है वो उसकी गिर जाती है। तो व्लादिमीर जो है उसकी टोपी उसको पहना देता है कि तुम भाई अपनी टोपी पहन लो। तो अब व्लादिमीर जो है दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तो वहाँ से फिर लकी और पोज़ो जो है वो दोनों चले जाते हैं। एस्ट्रेगन भी वहाँ से जाना चाहता है, बट व्लादिमीर कहता है कि नहीं, हमें तो यहाँ पे बैठ के गोदो का वेट करना है। तभी एक लड़का आता है गोदो का मैसेज लेके कि गोदो जो है वो नहीं आ रहा है। तो कहता है कि तुम जानते हो कि गोदो कैसा इंसान है। तो कहता है कि हाँ, गोदो एक बहुत ही अच्छा मास्टर है मेरा, मैं उसके लिए काम करता हूँ, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इंसान है वो। तो व्लादिमीर और एस्ट्रेगन जो है रात भर वहीं रुके होते हैं, और वो सोचते हैं कि हम लोग चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं जाते हैं। रात भर इधर उधर की फालतू बातें करते हैं, और फिर कहते हैं कि चलो पेड़ पे लटकते हैं, बेल्ट को डालते हैं, बेल्ट टूट जाती है। तो फालतू की हरकतें जितनी भी हैं
एब्सर्ड में, हम यहाँ पे प्ले में देखते हैं, यही सारी चीज़ें जो हैं इस प्ले में दिखाई गई हैं। और प्ले जो है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है कि गोदो का वेट करते करते। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि गोदो कौन है, गोदो को यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया गया है, लेकिन हम यही चीज़ जानते हैं कि हम अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ का वेट कर रहे होते हैं और वो चीज़ हमारे पास कभी नहीं आने वाली होती जिस चीज़ का हम वेट करते हैं। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारी लाइफ की, मीनिंगलेस हैं, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है वेटिंग फॉर गोदोत। नाउ द थर्ड वन इज़ मर्फी। मर्फी अपने टाइम में काफ़ी अच्छा नावल माना गया था सैमुअल बेकेट के द्वारा, क्योंकि इस नावल को पढ़ने के लिए जो रीडर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन देनी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम कैरेक्टर्स की रियलिटी को समझना चाहते हैं इस नावल के अंदर के, तो हमें इस कैरेक्टर को समझने के लिए अपनी पार्टिसिपेशन देनी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस नावल को जब हम पढ़ते हैं तो कई बार हम बॉर्डम फील करते हैं, बहुत सारी पैसिव और अनइंटरेस्टिंग फैक्ट्स लगते हैं, क्योंकि इसमें पैसिमिस्टिक अप्रोच है, होपलेसनेस है, ऐसे मैसेज कन्वे करते हैं जो आज की सोसाइटी यानी कि जो मॉडर्न सोसाइटी को डिपिक्ट करता है। तो चलिए हम देखते हैं मर्फी के बारे में। मर्फी आपका एब्सर्ड क्लाइमेक्स एंडिंग नावल है आपका, इसमें एब्सर्डिज्म आता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये पहले ही आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे एक नई जो है बात आई है जो है एवेंट गार्ड नावल। अब ये एवेंट गार्ड नावल क्या होते हैं? एक्चुअली जो एवेंट गार्ड होते हैं ये राइटर्स हैं। तो इन 1928 है ना, तो सैमुअल बेकेट पेरिस में गए और वहाँ पे उन्होंने अ नंबर ऑफ एवेंट गार्ड राइटर्स से मिले, जैसे कि जेम्स जॉयस से। तो वहाँ पे जब ये मिले और फिर थोड़े टाइम बाद इन्होंने अपनी वहाँ पे सेटलमेंट कर ली। तो एक बात यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो जेम्स जॉयसी की सिस्टर थी उनका क्रश था सैमुअल बेकेट के ऊपर। तो इन दोनों के बीच में जितनी अच्छी दोस्ती थी, तो दरार आने का भी कारण जो था वो वही थी। लेकिन अब हम यहाँ पे ये समझ लें कि एवेंट गार्ड होता क्या है। एवेंट गार्ड एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है एडवांस्ड गार्ड। तो एवेंट गार्ड आर पीपल और वर्क्स दैट आर एक्सपेरिमेंटल, रेवोल्यूशनरी और अनऑर्थोडॉक्स विद रिस्पेक्ट टू आर्ट, कल्चर एंड सोसाइटी। यानी कि जो ट्रेडिशन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं, जो कुछ नया और डिफरेंट करना चाहते हैं, वो जो है एवेंट गार्ड राइटर्स हैं। तो चलिए हम इस नावल के बारे में देख लेते हैं कि क्या है। इसमें आपको बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी, लेकिन एक बात यहाँ पे मैं भी ये कहना चाहूँगी कि दैट इट इज़ क्वाइट फेमस नावल दो अनलाइक वेटिंग फॉर गोदोत प्ले। यानी कि वेटिंग फॉर गोदोत जो है वो तो एक इसका मास्टरपीस माना गया था। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कैरेक्टर्स की। मर्फी, सीलिया, मिस कॉनिहॉन, नेरी, विली, कूपर। अब जो मर्फी है ही इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट इन दिस नावल। तो मर्फी से तो हमने यहाँ पे नाम से समझ ही लिया कि मर्फी जो है वो मेन कैरेक्टर है। तो यहाँ पे हमें जो थीम देखने को मिलता है वो आप ये देखोगे कि जो चेस गेम होती है मिस्टर एंडन और मर्फी के बीच में, ये एक सटल थीम को जो है वो जो है उसको दिखाती है कि जो थीम है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ हैप्पी डेज, अ प्ले बाय सैमुअल बेकेट. It is a play in 2 acts and it is a combination of tragedy and comedy. अब इसमें 2 कैरेक्टर्स जो हैं वो मेन हैं आपके, विनी एंड विली। विनी जो है ये 50 ईयर्स की लेडी है, विमेन है, जो कि यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ दिखाई है सैमुअल बेकेट ने। और क्या चीज़ें दिखाई हैं इसके अंदर हैप्पी डेज में, कि जो थीम है वो एक्सपेक्टेशन, about the companionship, about the abuse and about the hope। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो विनी और विली हैं, ये जो हैप्पी डेज़ के बारे में वो याद करती है अपने पुराने दिन। तो दोनों जो हैं, विनी जो है वो मड में जो है आधी धसी हुई है और विली भी जो है एक होल में रहता है। तो अब इनकी लेग्स नहीं है, वो दिखाया नहीं है, उसको मड में अंदर दिखाया हुआ है
प्ले के अंदर। और इसमें यही दिखाया गया है कि जो विनी है, बेल रिंग होती है, बेल रिंग एक इंडिकेशन है कि सुबह हो गई है। तो सुबह विनी उठती है और विली जो है अभी भी सोया पड़ा है, और वो सुबह ट्रेडिशन में जो भी अपना काम करती है, पहले पूजा पाठ करती है, उसके बाद अपना ब्रश निकालती है, ब्रश करती है, उसके बैग पीछे जो पर्स पड़ा हुआ है उसके अंदर वो सारा सामान होता है इसका, ब्रश है, कॉम्ब है, इवन उसमें एक रिवॉल्वर भी पड़ी होती है। तो अपना ब्रश वगैरह करती है वो सब कुछ, और विली को देख रही होती है कि विली अभी भी सोया पड़ा है, और उसको उठाती है कि तुम्हें जो है अब उठ जाना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि ये ड्रामा भी एब्सर्ड है, तो इलॉजिकल चीज़ें सारी हो रही हैं। और उसमें दिखाते हैं कि न्यूज़पेपर आया है, वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं जिसमें एक प्रीस्ट की कहानी दी हुई है, वो बाथटब में डेथ कर गया है, और उसके बाद जो है यूथ के लिए जॉब की ऑफ़र्स को उसमें दिखाया गया है कि जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है यूथ के लिए। तो अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि इनको न्यूज़पेपर कौन देकर गया है। उसके पास एक अम्ब्रेला है विनी के पास, वो अम्ब्रेला कहाँ से आया है कुछ नहीं बताया गया है। तो सारी सीक्वेंस जो है ये अनआइडेंटिफाइड जो है दिखाया गया है कि कहाँ पे ये जगह है, किस तरीके से शुरू हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है हमें सैमुअल बेकेट के प्ले में देखने को मिलती हैं। सेकेंडली इसमें ये दिखाया गया है कि जो विनी और विली है ना, तो वो यहाँ पे वो याद करती है अपने पुराने दिनों को। तो जैसे वो ब्रश को निकालती है, अपने ब्रश पे लिखा होता है जेनमिन, तो वो उसको पढ़ नहीं पाती है, तो उसको वो कहती है कि तुम इसको पढ़ के पूरा बताओ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और उसको पढ़ने के लिए वो जब वो देखता है तो वो भी क्लियर नहीं पढ़ पाता है, बट बाद में जब वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं कि टूथब्रश के ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो उनको फिर वहाँ पे हॉग नज़र आता है। अब इसके बाद सेकेंड एक्ट शुरू होता है, और अब बेल रिंग होती है जो कि हमें ये बताती है कि सुबह हो चुकी है, और विनी को ऐसा लगता है कि अर्थ उसे टाइट कर रही है या वो मोटी हो रही है, क्योंकि जिस मड में वो दबी हुई थी उसके गले तक वो जो है वो धंस जाती है पूरी तरह। तो फिर वहाँ पे वो विली को देखती है, तो उसके माथे पर चोट लगी होती है, तो उसको कहती है कि तुम्हारे माथे पर से खून निकल रहा है थोड़ा सा, तो तुम अपना अंडरवियर पहन लो और इस चोट को कवर अप कर लो। फिर उसको बोलती है, फिर वो भी बोल ही रही होती है कि फिर देखो यहाँ पे आप इलॉजिकल चीज़ें चल रही हैं। वो पास्ट में चली जाती है अपने, और वहाँ पे पास्ट में जाकर उसको एक मालरेड लड़की की कहानी याद आती है कि जब रैट उसके पैरों को टच करता है, कैसे उसके हाथ से डॉल गिर गई, और जब घर वाले आते हैं तो मालरेड कहती है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है। तो विली भी जो है वो विनी को इतना टाइम नहीं दे पाता है जितनी वो एक्सपेक्टेशंस रखती है कि वो उसके एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सके। विली को दिखाया गया है कि वो काफ़ी ज़्यादा सोता है, जिससे विनी का टाइम पास नहीं हो पाता है। तो अगेन वहाँ पे जो विनी है वो अपने पुराने दिनों में जाती है। शी गोज़ बैक इन अर हैप्पी डेज व्हेन, मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि जब वो और विली इंजॉय करते होते थे अपनी लाइफ में, डांस करते थे, तो वहाँ पर हम ये देखेंगे कि एट द लास्ट क्या होता है कि वो दोनों एक साथ इकट्ठे होते हैं और म्यूज़िक को सुन रहे होते हैं और बड़ा खुश हो रहे होते हैं। तो उसको उसी तरीके से वो अपने पुराने दिन को याद करने लग जाती है। तो एट द लास्ट दे स्टेयर ईच अदर इन साइलेंस। अब यहाँ पे हमें लास्ट में दिखाया ही नहीं गया है कि वी कैन नॉट फाइंड वेदर दे आर अलाइव और डेड। तो हमारे लिए यहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि वो जिंदा है या मर चुके हैं, बट वो दोनों खुश नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल शांत है। तो ये जो है प्ले में लास्ट में दिखाया गया, और ये इसकी एंडिंग है जो कि हम देख सकते हैं कि एब्सर्ड एंडिंग है। दूसरी चीज़ें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने जितने भी इसके वर्क को पढ़ा है उसके वर्क में सभी में आपको एब्सर्डिटी नज़र आएगी, सटल थीम्स नज़र आएंगे, डार्क ह्यूमर नज़र आता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो लिटिल मूवमेंट हमें नज़र आती है कि जो प्ले है वो एक जगह ही खड़े नज़र आता है। और हम ये भी देखेंगे कि जो लाइफ है वो मीनिंगलेस दिखाई गई है, नथिंगनेस दिखाई गई है, बंडल ऑफ फैसिलिटीज़ आर देयर, बट सब कुछ जो है वो हमारे लिए एट द लास्ट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है, क्योंकि हम खाली हो जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।